हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था टी-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर को। टी-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है और इसे कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने कंप्लीट किया था टी-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर को। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ARCP प्रोसीजर को, जिसे हम एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी प्रोसीजर क्या होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर जो एंडोस्कोपिक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, एंडोस्कोप। एंडोस्कोपिक का मीनिंग है यहाँ पे एंडोस्कोप, मतलब एंडोस्कोप का यूज करना। रिट्रोग्रेड का मीनिंग है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करना अपोजिट टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन करेंगे यहाँ पर। एंड जो कोलेंजियो का मतलब है यहाँ पर बिलियरी डक्ट्स, एंड जो पेनक्रियाटो का मतलब है यहाँ पे पेनक्रियाज, एंड जो ग्राफी है यहाँ पे टू टेक रेडियोग्राफिक इमेजेज, रेडियोग्राफिक इमेज लेना। तो यहाँ पर जो मतलब निकल के आता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी का, बिलियरी डक्ट एंड जो पेनक्रियाज है उसकी रेडियोग्राफिक इमेज लेते हैं हम कॉन्ट्रास्ट को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इनके जो बिलियरी एंड जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्शन करते हुए थ्रू द एंडोस्कोप हम यहाँ पर इसकी रेडियोग्राफिक इमेजेस लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम वर्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस एक एंडोस्कोप है जो स्टमक के थ्रू यहाँ पर ड्यूडेनम में आई है, और जो ड्यूडेनम के अंदर एम्पुला ऑफ वेटर है वहाँ तक उसके लेवल तक यहाँ पर इसको इंसर्ट किया गया। फिर यहाँ से इसमें से एक ओपनिंग होती है, यहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है यहाँ तक जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है वहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पे इसको कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया जाता है इसके जो नॉर्मल पाथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी प्रकार जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। एडमिन ERCP प्रोसीजर क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। तो जो ERCP प्रोसीजर है एक प्रकार का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरवेंशनल का मीनिंग यहाँ पे जो निकलता है वो होता है डायग्नोस करना और ट्रीट करना। मतलब किसी भी डिजीज़ को हम डायग्नोस करें और उसको ट्रीट करें, तो उसको जो डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। मतलब जो रेडियोलॉजी ब्रांच होती है वो अलग ब्रांच होती है एक रेडियोलॉजी की, उसको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ब्रांच कहते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उस सर्टेन बीमारी को डायग्नोस करते हैं एंड डायग्नोस के बाद में हम उसको ट्रीट करते हैं उसी प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, तो सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ बिलियरी एंड पेनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम। तो इस प्रकार से हम जो बिलियरी और जो पेनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम है उसकी किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर जो हम यूज करते हैं फ्लोरोस्कोपी का यूज करेंगे एक तो, और एक यूज करेंगे यहाँ पर एंडोस्कोप का और साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट का। तो जो कॉन्ट्रास्ट है उसको हम क्या करेंगे एंडोस्कोप के थ्रू जो बिलियरी सिस्टम और जो पेनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम उसके अंदर भेजेंगे और उसके बाद में इसकी रेडियोग्राफी करेंगे फ्लोरोस्कोपी मशीन के थ्रू। ठीक है, तो जहाँ पर जो एंडोस्कोप होता है ये जो आप जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो एंडोस्कोप एक लंबी ट्यूब होती है और उस ट्यूब के जो आगे वाला पोर्शन होता है वो टिप पे वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है और वहीं पे लाइट होती है, वहीं पे एक लाइट का सोर्स होता है, मतलब एक लाइटेड ट्यूब होती है और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ये ट्यूब। तो इस प्रकार से उस एंडोस्कोप को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और जो ये प्रोसीजर होता है जनरली इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें रेडियोलॉजिस्ट होता है एक तो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होता है एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम होगा यहाँ पर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, एंड जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होगा उसका काम होगा एंडोस्कोप को इंसर्ट करने का, एंड जो रेडियोलॉजिस्ट होगा रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है वो होता है उस बीमारी को डायग्नोस करना या पता करना कि किस प्रकार की उसके अंदर डिजीज़ है या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको उस फ्लोरोस्कोपी इमेजेस के थ्रू उसको डायग्नोस करना। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एनाटॉमी की बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि एनाटॉमी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इनकी कंप्लीट कर चुके हैं, लीवर एंड जो पेनक्रियाटिक हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्टल सिस्टम है उसकी। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं इसको।
जो हमारा लीवर होता है वो दो पार्ट के अंदर, दो लोब के अंदर डिवाइडेड होता है। एक तो होती है इसकी राइट लोब एंड एक होती है इसकी लेफ्ट लोब। लेफ्ट एंड जो राइट लोब होती है वहाँ से डक्ट्स का एक सिस्टम निकल के एक कॉमन डक्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट आगे कंबाइन करके एक कॉमन हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। एंड ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे गोल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट से कंबाइन करके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट है आगे जाती है और आगे जाके पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसके साथ में कंबाइन करती है, उसके साथ कंबाइन करके ये एक कॉमन डक्ट का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके एक एम्पुला का निर्माण करती है। और वो एम्पुला यहाँ पर एक मसल्स का क्या होता है, एक रिंग होता है, एक छल्ला होता है। उस मसल्स के छल्ले के द्वारा वो वहाँ पर इसकी ओपनिंग को कंट्रोल किया जाता है। और जो मसल्स का वो रिंग होती है उसको अपन कहते हैं यहाँ पर स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। तो उसको हम यहाँ पर स्पिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स ये तो ही इसकी एनाटॉमी। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो यहाँ पर इसके दो प्रकार के इंडिकेशंस होंगे। एक तो होंगे डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस, मतलब बीमारी को डायग्नोस करना है, और एक होंगे इसके थेरापेटिक इंडिकेशन, मतलब बीमारी को ट्रीट किया जाता है इसके अंदर, मतलब किन किन बीमारियों को इसके अंदर ट्रीट किया जाता है, किन बीमारियों को इसके अंदर हम डायग्नोस या जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है उनकी डिफॉर्मिटीज़ की। तो डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है, एक तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है दोनों के डक्ट के अंदर। स्ट्रक्चर होता है कि उसका कोलैप्स हो जाना डक्ट का, जैसे ये डक्ट है नॉर्मल है और ये आगे जाके ऐसे पिचक जाए या नैरो हो जाए, सकड़ा हो जाए इसका मार्ग, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर। वो किसी भी अबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है इसके अंदर। एक होता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, इसके अंदर इसकी जो पाथ है उसके अंदर रुकावट आ जाए, मतलब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए यहाँ पर। तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण हो सकता है, यहाँ पर जनरली स्टेनोसिस के कारण। स्टेनोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ल्यूमेन है उस डक्ट की, उसकी ल्यूमेन की आंतरिक सतह के ऊपर कोलेस्ट्रॉल या किसी अदर, जैसे कि जॉन्डिस के अंदर होता है, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस के अंदर, तो वहाँ पे किसी प्रकार का डिपोजिशन हो जाना, उस डिपोजिशन के कारण यहाँ पे क्या है, जो बाइल है उसकी जो पाथ है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो इसको हम पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्यूमर का निर्माण हो सकता है दोनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेंजाइटिस एंड पेनक्रेटाइटिस। कोलेंजाइटिस एंड पेनक्रेटाइटिस बोले तो कि कोलेंजाइटिस कहें तो जो बाइल डक्ट है या फिर अपना जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होना, मतलब इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट इज कॉल्ड कोलेंजाइटिस। एंड पेनक्रेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज। एंड जो कोलेलिथियासिस है यहाँ पर, कोलेलिथियासिस का मीनिंग है यहाँ पे जो बाइल डक्ट है एंड जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है या गॉल ब्लैडर उसके अंदर स्टोन का निर्माण होना। नेक्स्ट है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन एंड डायलेटेड बाइल डक्ट। डायलेटेड बाइल डक्ट का मीनिंग है यहाँ पे है कि बाइल डक्ट का फूल जाना, यहाँ पे फेल हो जाना उसका। तो इस प्रकार से जैसे इसका कॉमन पाथ है और उसका आगे जाकर के यहाँ पे डायलेट हो जाना, एक तरह से फैल जाना, तो उसको अपन कहते हैं डायलेटेड बाइल डक्ट। उसके अंदर भी किसी स्टोन के कारण हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या है स्टोन आ गया, तो उस स्टोन के कारण क्या है, यहाँ पर जो बाइल आ रहा है वहाँ पे एक उसकी क्या हो रही है, अत्यधिक मात्रा में बाइल का यहाँ पर जमा होने लग जाता है बाइल, ठीक है। बाइल के स्टोरेज के कारण यह क्या होता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ने पर लगता है, इसकी जो वाल है इंटरनल वॉल, इसके ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या है, फैलने लगती है। तो उसको उस कंडीशन में उसको हम डिनोट करते हैं डायलेटेड बाइल डक्ट के द्वारा। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहे तो एक प्रकार का पीलिया होता है जिसके अंदर क्या है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई का डिसफंक्शन हो जाना, मतलब वो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो एम्पुला ऑफ विटर की जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग को, तो उसको हम स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। तो उसकी जो डिसफंक्शन है उसको भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट थेरापेटिक इंडिकेशंस, मतलब इसको ट्रीट करने वाले इंडिकेशंस, जैसे कि इस प्रोसीजर के दौरान हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं वहाँ से जहाँ पे भी है, एंड स्टैंड का प्लेसमेंट कर सकते हैं। स्टैंड्स एक प्रकार का ऐसे ट्यूब होती है छोटी सी, तो इसको क्यों प्लेसमेंट किया जाता है, अगर वहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उस कंडीशन में इसको जो उसका पाथ है उसको नॉर्मल बनाने के लिए वहाँ पर इस स्टैंड को प्लेस करके इसको डायलेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद में जो उसका पाथ है रिफॉर्म हो जाता है उसी पोजीशन के अंदर। बैलून डायलेशन करना हो,
बैलून को यहाँ पर डायलेट करना हो। बैलून डायलेशन होता है कि इसी प्रकार के एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको जब पैलेस करते हैं उसके दौरान इसमें अंदर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब गैस पास करते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, यहाँ पर इसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग से क्या होता है, जो डक्ट है वो क्या हो जाती है, थोड़ी डायलेट हो जाती है और इसका जो मार्ग है थोड़ा फैल जाता है। मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमने बैलून को डायलेट कर दिया, यहाँ बैलून इंसर्ट किया और यहाँ से हमने गैस पास कर रहे हैं हम, तो ये क्या होता है, इसका डायलेशन हो जाता है। जो ये डक्ट है ऐसे चौड़ी हो जाती है, एक तरह से फूल जाती है, तो इसका जो मार्ग है रिफॉर्म हो जाता है। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन को हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। टिश्यू सैम्पलिंग मतलब बायोप्सी कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो इस प्रकार से इसके थेरापेटिक इंडिकेशन ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो हैं कि किन परिस्थितियों में हम इस प्रोसीजर को नहीं कर सकते। एक तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हाइपर सेंसिटिविटी हो, पेशेंट को एलर्जी हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, अक्यूट पेनक्रेटाइटिस मतलब गंभीर रूप से पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना, रिसेंट मायोकार्डियल इंफारेक्शन हाल ही में हार्ट अटैक हुआ हो, सस्पेक्टेड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ड्यूडेनम में किसी प्रकार का सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स मतलब वो क्लोटिंग में किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, मतलब रक्त का प्रॉपर क्लोटिंग नहीं हो पा रही हो, इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेगस में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर हम इस प्रोसीजर को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं वो वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी हम यहाँ पर दो प्रकार के यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक होता है HOCM हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कंपैरिजन में। जो आजकल यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं ओमनियोपिक आयोगुसिल का, जिसका कि जो साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं कंपैरिजन टू यूरोग्राफिन 60%, जो कि एक प्रकार का HOCM या हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इनकी बोटल्स आती हैं, इस प्रकार की बोटल्स आती हैं यूरोग्राफिन की एंड इस प्रकार ओमनियोपिक की आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के इक्विपमेंट्स की। मतलब ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो इस प्रोसीजर के दौरान हमें रिक्वायर होंगे। एक तो हमें चाहिए कि फ्लोरोस्कोपी यूनिट IITV सिस्टम के साथ में, एंडोस्कोप चाहिएगा, एक एनेस्थेटिक स्प्रे चाहिएगा पेशेंट के जो थ्रोट है उसको अनेस्थेटाइज करने के लिए, एंड जनरल एनेस्थीसिया चाहिएगा, लिग्नोकेन जेल चाहिएगी, कैथेटर, IV सेट, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ग्लव्स एंड लिग्नोकेन जेल। यहाँ पे 2 बार आ गया लिग्नोकेन जेल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये इक्विपमेंट्स हमें इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट के प्रिपरेशन की, कि पेशेंट को किस प्रकार से हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। पेशेंट को एग्जामिनेशन से पूर्व हम क्या करते हैं, लग्जेटिव देते हैं उस नाइट के अंदर, ताकि उसकी जो बाउल प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मतलब किसी प्रकार के बाउल के अंदर गैस्ट्रिक शैडो या फिर फीकल मैटर का शैडो उसको हम रिमूव कर सके, ताकि वो फ्लोरोस्कोपी या रेडियोग्राफिक इमेज है उसके अंदर हमें किसी प्रकार के उनका आर्टिफैक्ट नहीं दिखे। नेक्स्ट है NBM, वो 6 से 8 घंटे के लिए रखते हैं, क्योंकि अगर फूड जाएगा तो फूड का शैडो हमें उस फ्लोरोस्कोपी के अंदर दिखेगा। तो इसलिए पेशेंट की NBM भी आवश्यक होती है। नथिंग बाय माउथ, पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए मना किया जाता है। रूटीन मेडिकल टेस्ट करवाते हैं पेशेंट के, जैसे कि क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। तो इस प्रकार के रूटीन टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद में पेशेंट से पूछा जाता है उसके ब्लड थिनर्स एंड जो डायबिटिक मेडिकेशन उनके बारे में। यदि वह डायबिटिक मेडिकेशन या ब्लड थिनर्स लेता है तो उनको हम क्या कर देते हैं, 1 से 2 दिन पहले एग्जामिनेशन से पहले ही उनको स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट से, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी जो मेटलिक ऑब्जेक्ट है या ज्वेलरी है उनको रिमूव करवाने के लिए कहते हैं और उसको एक हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहा जाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसकी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको जो काउच होता है फ्लोरोस्कोप यूनिट का उसके ऊपर लिटाते हैं एंड उसके बाद में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देके IV लाइन से एनेस्थेटाइज किया जाता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा। और उसके बाद में पेशेंट के थ्रोट में एनेस्थेटिक स्प्रे को स्प्रेड किया जाता है, वो किया जाता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा। और फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा लिग्नोकेन जेल को अप्लाई किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा, और उस एंडोस्कोप को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंसर्ट करता है माउथ के थ्रू और उसको इसोफेगस से भेजता हो, स्टमक में भेजता है एंड उसके बाद में पाइलोरस के थ्रू उसको ड्यूडेनम में भेजता है। ड्यूडेनम के उस लेवल तक भेजता है जहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर एग्जिस्ट करता है।
वहाँ पर भेजने के बाद में एक पॉलीथीन कैथेटर को उस एंडोस्कोप के थ्रू इंसर्ट करता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, और उसको इंसर्ट करने के बाद में उस पॉलीथीन कैथेटर को इंसर्ट करता है, और वहाँ पर उसको इंसर्ट किसके लेवल तक करता है, जो कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट होते हैं उसके लेवल तक, और वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू करता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के रास्ते से होती हुई जाती है वहाँ पर, और वहाँ के उस जो कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट है उसके लेवल तक उसको इंसर्ट करता है। उसके लेवल तक इंसर्ट करने के बाद में वहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंजेक्शन करते हैं बाइल डक्ट में, और जो पेनक्रेटिक डक्ट है उसके अंदर में। नेक्स्ट है उसके बाद में क्या करते हैं कि जो फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हैं, जो अब्नॉर्मलिटीज है बिलियरी डक्ट की यानी बिलियरी ट्री की और जो पेनक्रेटिक डक्टल सिस्टम की, उनको हम उन अब्नॉर्मलिटीज़ को, किसी भी प्रकार की अब्नॉर्मलिटीज़ है उनको हम फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करते हुए देखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं इसके अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के डिस्फंक्शन को, कि क्या किस कारण से वो डिस्फंक्शन है, एंड जो ड्यूडेनल अब्नॉर्मलिटीज होती है उनको। स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जो एंडोस्कोप होता है उसको जब इंसर्ट करता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो उस दौरान फ्लोरोस्कोपी के गाइडेंस के अंदर वो प्रोसीजर प्रोसीड किया जाता है, एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी एक तरफ से फ्लोरोस्कोपी चालू होती है एंड एक तरफ से उस एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है और उसकी पोजीशन को देखते हुए आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यदि नेसेसरी होता है तो उसकी स्पॉट फिल्म्स लेते हैं हम यहाँ पर स्पॉट फिल्म डिवाइस के थ्रू। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में हम उस एंडोस्कोप को रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद में उसके अलग डिफरेंट टाइप की रेडियोग्राफ ली जाती है, डिफरेंट पोजीशन में वो लिए जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टूडेंट्स फिल्मिंग की। कितने प्रकार की यहाँ पर फिल्म ली जाती है, मतलब रेडियोग्राफ लिए जाते हैं। एक तो प्रोन पोजीशन में लिया जाता है उसका पेशेंट का, सुपाइन पोजीशन में, एंड लेफ्ट पोस्टर ओब्लिक एंड राइट पोस्टर ओब्लिक, इस प्रकार से इसके रेडियोग्राफ्स हम यहाँ पर टेकन आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आफ्टर केयरिंग की। तो किस प्रकार की आफ्टर केयर होती है, हम जब प्रोसीजर कर लेते हैं, प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है एक रूम के अंदर, रिकवरी रूम के अंदर, और वहाँ पर उसके जो वाइटल साइंस होते हैं उनको 6 घंटे तक मॉनिटर किया जाता है एक फिजिशियन के द्वारा। और पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए नहीं दिया जाता है जब तक कि उसके जो फेरिंग्स है उसके सेंसेशन रिटर्न नहीं हो जाए, वापस नहीं हो जाए, मतलब उसकी फेरिंग्स वगैरह सब काम करना, जब तक काम नहीं करने लग जाए तब तक उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो लेक्चर होता है यहीं पर कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।